अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हमने पढ़ना है एसी करंट थ्रू रेजिस्टर, यानी जब एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टर से गुजरता है तो क्या इफ़ेक्ट होता है। देखो, इससे पहले जो आप पढ़ते आए हो ना कि करंट गुजर रहा है रेजिस्टर से, तो आप ये नहीं बोलते थे कि ये करंट एसी है या डीसी, जस्ट आप क्या बोलते थे, करंट है। मगर अब आप आगे बढ़ गए हो ना अपनी ज़िंदगी में, अब आप मज़ीद चीज़ें सीख रहे हो, तो आपको ये भी डिफरेंस करना होगा कि जो करंट रेजिस्टर से गुजर रहा है क्या वो एसी है, क्या वो डीसी है। तो इफ़ेक्ट्स जो है वो फ़र्क होंगे, इक्वेशन बदलेगी, तो अब उसको भी आपने स्टडी करना होगा। सही है। जैसे आप बचपन में थे तो जस्ट ABCD पढ़ा दी जाती थी, उसके बाद फिर आपको क्या वर्ड्स बनाने सिखाए गए, तो इस तरह यहाँ पर भी है। आपने करंट के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ ली, अब करंट एसी होगा डीसी होगा तो क्या इफ़ेक्ट होगा। सिंपल, आपके पास रेजिस्टर है, रेजिस्टर का आपको काम पता है, रेजिस्टर क्या करता है, ये आपके करंट को गुजरने में जो है वो एक रेजिस्टेंस देता है, यानी रोकता है, आपके फ्लो जो होते हैं चार्जेस को, इसको रोकता है। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, ज़रा इस चीज़ को स्टडी करते हैं और इस चीज़ को पढ़ते हैं। आपने बात बहुत अच्छी तरीके से सुननी है। मैंने आपको जो है ये एक छोटी सी डेरिवेशन भी करानी है और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल होगा वो भी कराना है, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो, हम लेंगे कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से आता है, समझ लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है। एसी करंट जब बताना होता है ना कि एसी सोर्स है, यानी करंट का जो सोर्स है, वोल्टेज का जो सोर्स है या जो बैटरी है वो एसी है, तो फिर आप उसके लिए क्या करते हो, उसके लिए आप जो है वो इस तरह का सिंबल बनाते हो। ठीक है। ये आपके पास एसी वेव को बताता है। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन आपके पास समझो यहां पर थे। अब देखो, एसी करंट में ना इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है। चलो इसको जरा देखो। देखो, डीसी में क्या होता है, डीसी में तो इलेक्ट्रॉन हो गए या चार्जेस हो गए वो फ्लो करते हैं, यानी अगर यहां से चलना शुरू किए हैं तो यहां तक आके कंप्लीट हो जाएंगे, मगर ये डीसी में हो रहा है। एसी में क्या होता है, समझो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेंगे, ये आगे पीछे ऑक्सीलेट करेंगे, यानी पहले आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये आगे चले जाएंगे, नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये पीछे। अब देखो, मैंने क्या बोला कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, लेकिन ऐसा रहता नहीं है। होता क्या है कि कभी ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है और कभी नेगेटिव हो जाता है। बात समझ में आई। वो मैंने इसलिए बताया ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि करंट शुरू कहाँ से करते हैं हम। लेकिन यहाँ क्या होता है, कभी पॉजिटिव आता है कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस वजह से कभी इलेक्ट्रॉन आगे जाता है पीछे आ जाता है, आगे जाता है पीछे आ जाता है, पूरा साइकिल नहीं कर पाता। बात समझ आ गई। अब इलेक्ट्रॉन कम से कम ऑक्सीलेट तो कर रहा है ना रेजिस्टेंस से, तो जब इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस से ऑक्सीलेट कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है वहां पर उसे क्या मिलेगी, वहां पर उसे रेजिस्टेंस मिलेगी जो उसे आगे बढ़ने से रोकेगा। ठीक है। चलो अब बनाते हैं हम अपनी डायग्राम एसी की और डीसी की। समझ लो यहां पर मैं करंट भी रखूंगा और वोल्टेज भी रखूंगा। बात समझ आ गई। अब देखो, सबसे पहले मैं बनाता हूं कि मेरे पास एसी करंट क्या होगा। तो सबसे पहले एसी करंट को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जो है वो डीसी वोल्टेज को ड्रॉ कर, एसी वोल्टेज और एसी करंट, इसको ड्रॉ करते हैं। देखो, ये आ गया आपके पास वोल्टेज, वोल्टेज आ गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये एसी है। एसी का मतलब क्या है, एफ स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग और सी स्टैंड फॉर करंट। वो करंट जो कभी पॉजिटिव हो कभी नेगेटिव हो, तो ये आपका वोल्टेज आ गया। और यहीं पर आपकी जो है वो करंट आ गई। ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे करके बना रहा हूं ताकि डिफरेंशिएट करने में फर्क हो जाए। ठीक है, ये लो। अब इधर आ जाओ जरा सर्किट में, इसको देखते हैं। बहुत सिंपल सर्किट है ये, बहुत बेसिक सर्किट है, समझ लो ABCD है ये सर्किट की। हो क्या रहा है, जब इसमें से आपके पास आपका जो करंट है या जो इलेक्ट्रॉन है, जब इसमें ऑक्सीलेट कर रहे हैं, ऑक्सीलेट का मतलब क्या है, कभी आगे आ रहे हैं कभी पीछे जा रहे हैं। आगे आ रहे हैं यानी पॉजिटिव साइकिल है, पीछे जा रहे हैं यानी नेगेटिव साइकिल आ रहा है। ठीक है।
तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, कुछ पावर भी तो लॉस होगी ना। देखो बेशक आप ये सोच रहे हो कि सर पूरा गुजर नहीं पा रहे हैं, लेकिन देखो ना, कोई दरवाज़ा है और वो बहुत छोटा है, आप उसमें से आगे पीछे से गुजरोगे, बार बार उसके अंदर आगे पीछे हो गए, तो आपको रेजिस्टेंस तो बार बार मिलेगी ना, यानी पावर का लॉस तो वहाँ भी होगा ना आपका, आपकी स्पीड में कम तो वहाँ भी आएगा ना। तो इसी तरह यहाँ भी हो रहा है। पावर का फॉर्मूला क्या पड़ा था, VI। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इधर भी आपके पास क्या होगा, AC करंट में भी आपके पास क्या होगा, आपके पास पावर का लॉस होगा। पावर किस फॉर्म में लॉस होगी, अभी तो इलेक्ट्रिकल पावर है आपके पास, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मगर जब रेजिस्टर से इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेंगे तो उस वक्त आपके पास हीट की फॉर्म में पावर लॉस होगी या हीट एनर्जी लॉस होगी बेसिकली। बात क्लियर हुई, ग्राफ बन गया। इक्वेशन को समझो, साइनोसाइडल वेव है, उसके लिए जो इक्वेशन होती है वोल्टेज की वो होती है V = V0 साइन ओमेगा टी। देखो जिस तरह की वेव साइन की है, मतलब वोल्टेज की है, उसी तरह की तो करंट की भी है ना, तो यानी करंट के लिए भी सेम होनी चाहिए, I = I0 साइन ओमेगा टी। इन दो चीज़ों को आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं अपनी डेरिवेशन को, छोटी सी डेरिवेशन है, जस्ट मामूली सी, मगर पेपर में आ जाए ना तो आपने ये नहीं करना थोड़ा सा एक्सप्लेन करके डायरेक्ट ये फॉर्मूला रख दो, ये बहुत अच्छी बात नहीं होती। जब भी इस तरह के सवाल आते हैं ना कि भाई आप AC करंट थ्रू रजिस्टर बताओ, और आप छोटी सी डेरिवेशन जो कि 5-6 स्टेप्स की होती है वो कर दो, तो ये आपके नंबरों को पूरा करा देती है। फिर टीचर ना मजबूर हो जाता है कि 5 में से 5 आपको नंबर दे। याद रखना कुछ टेक्निक्स होती हैं टीचर को इम्प्रेस करने की। बेशक टीचर आपका पेपर तो चेक कर रहा है, वो आपको आपकी मेहनत पे नंबर देगा, लेकिन वो आपके पेपर से इम्प्रेस ज़रूर होगा। वो आपके पेपर से या तो इम्प्रेस होगा या तो गुस्सा होगा। मैं भी ऐसा ही होता है, मैं भी जब पेपर चेक करता हूँ तो मैं बच्चों का जब आंसर पढ़ता हूँ तो खुशी होती है कि यार इसने बहुत अच्छा लिखा है, इसने छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट किया है। और जब कोई बच्चा जस्ट काम चलाओ काम कर जाता है तो मुझे भी बुरा लगता है कि बच्चे ने वो चीज़ दी ही नहीं जो मुझे चाहिए थी, जिसमें मैं उसको नंबर देता। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। सही है। अब डेरिवेशन में जो वर्डिंग है ना वो ये लिख सकते हो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक वर्डिंग लिखने की दोबारा मुझे ज़रूरत नहीं है। द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंड्यूस, जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज पैदा होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ऑक्सिलेटरी मोशन होती है। ऑक्सिलेटरी मोशन क्या, कि कोई चीज़ आगे पीछे मूव, वाइब्रेट करे, आगे पीछे मूव करे, ठीक है। मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्री होते हैं, विद इन द रेजिस्टर, रेजिस्टर के अंदर से। बात क्लियर हो गई है, सही। तो अब हमारे पास हेयर वी यूज ओम्स लॉ, के बाद हम आगे लिखेंगे हेयर वी यूज ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ होता है आपके पास V = I R, सॉरी V = I R, ठीक है। अब देखो आपने क्या करना है, यहां आपने करंट के लिए सेट कराना है ना, तो करंट के लिए सेट करा देते हैं I = V/R, ठीक है। अच्छा, अब ये वो कौन सी रजिस्टर है, ये वाली रजिस्टर आ गई। इसमें से जो वोल्टेज मैक्सिमम है वो हम V0 ले लेते हैं, ठीक है, V0 ले लेते हैं, या इसे जस्ट V भी कह सकते हो आप, आपकी मर्जी है। अच्छा, अब V0 क्या है, देखो इस फॉर्मूले में, सॉरी V रखो इसे, V क्या है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में V क्या है, इस फॉर्मूले में V है V0 साइन ओमेगा टी। तो हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो V = R = V0 साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। ये जो आपसे मांगा गया था ये बन गया। अच्छा, इसको V0 नहीं करना, ठीक है, देखो ये बन गया ना, I = V/R = V0 R साइन ओमेगा टी। अब मेरी जरा यहां बात सुनो, ये मैक्सिमम कब होगा बताओ, ये चीज मैक्सिमम कब होगी, ये V0/R, मुझे मैक्स चाहिए, ठीक है, मैक्स चाहिए, कब होगी, जब ये वाला फैक्टर साइन ओमेगा टी 1 के बराबर आ जाए। ये 1 के बराबर कब आएगा, ये 1 के बराबर जब आएगा जब आप यहां पर होगे, ठीक है, जब आपके पास यहां तो मैक्सिमम जो है वो आपके पास क्या आ रहा होगा, वोल्टेज आ रहा होगा, तो यहां पर जो है वो V0 बनेगा। बात क्लियर हो रही है, V0। तो ये वाला फैक्टर 1 होना चाहिए, यानी आप फेज जो है वो आपका यहां पर होना चाहिए। अगर यहां पर हुए तो नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, सिर्फ इन दो पोजीशन पर ही मैक्सिमम होगा। इधर अगर मैक्सिमम हुआ तो पॉजिटिव में होगा, इधर अगर मैक्सिमम हुआ तो नेगेटिव में होगा।
क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या बनता है, यहाँ पर एंगल बनता है आपके पास π/2 और यहाँ क्या बनता है 3/4 पाई। इसको लिखना चाहो तो 90, इसको लिखना चाहो तो 270 डिग्री में या रेडियन में बता दिया। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई बात। अब पढ़ते हैं फेजर डायग्राम ऑफ रेजिस्टर सर्किट। हो क्या रहा है जरा ये देखो। देखो भाई, जब आपके पास मैंने बताया ना, जब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है इधर वाइब्रेट करेगा तो इसके वाइब्रेट करने की वजह से क्या होगा, आपके पास पावर लॉस होगा। पावर लॉस होगा ना, देखो आप, मैंने बताया ना जैसे एक छोटा सा गेट है, अगर उस गेट में से बार बार आप गुजरने की जो है कोशिश करो, कभी गेट से अंदर जाओ कभी गेट से बाहर आओ, तो आपको अपनी स्पीड को बार बार हल्का करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी एनर्जी लॉस होगी, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आप टकराओगे दरवाजे से तो साउंड प्रोड्यूस होगा, वो भी एनर्जी होगी। तो इसी तरह यहाँ भी तो है, जब वो इलेक्ट्रॉन बार बार इस रेजिस्टर के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रहा है, यानी कभी आगे जा रहा है कभी पीछे आ रहा है, तो पावर लॉस हो रहा है। अब फेज़र क्या है, यहाँ पर आप जो फेस है उसे डायग्राम बना के दिखाओगे तो ये फेज़र होगा। अब ये किस फॉर्म में होगा, किस तरीके से बनेगा, ये ज़रा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी जो बात है वो क्लियर हो जाए। देखो यहाँ मेरे पास ये डायग्राम आ गई, ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो ये फेज बनेगा। अब आप बोलोगे सर ये आई है या क्या है, तो ये आपके पास आई आर है, यानी अब इधर करंट क्या होगा, जो रेजिस्टर से जो करंट गुजर रहा होगा वो आई आर होगा, और जो रेजिस्टेंस से वोल्टेज गुजर रहा होगा वो वी आर होगा। अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। तो आई आर और वी आर इधर कॉन्साइड हो रहा होगा, ठीक है, और ये जो एंगल है वो ओमेगा टी होगा, जिसे आप थीटा भी कह सकते हो। आप पीछे पढ़ चुके हो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। सही है, बात क्लियर हुई। और यहाँ चाहो तो टाइम रख सकते हो। तो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ आपका जो करंट है इस रेजिस्टर में बढ़ रहा है। देखो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, वो करंट भी आपका बढ़ता जा रहा है। तो रिलेशन कैसा नज़र आ रहा है, रिलेशन डायरेक्ट नज़र आ रहा है। मतलब जितना ज़्यादा आपके पास इधर से करंट गुजरेगा या वोल्टेज गुजरेगा, करंट कह लो, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, लॉसेस होना शुरू हो जाएगी। तो क्या फॉर्मूला बनकर आएगा, P इज इक्वल टू वी आई, यही बनकर आएगा। मगर आपके पास तो रजिस्टर भी है, तो उस रजिस्टर के बारे में क्या ख्याल है, हम क्या लिखें रजिस्टर के बारे में, हम मैक्सिमम जो पावर लॉस हो रही है वो निकालना चाह रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि V, एक मिनट, I और V किसके बराबर होता है, आई आर, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि आई स्क्वायर आर हो गया। ये आपके पास अगर करंट है जो कि आगे भी हमारे पास होगा और रेजिस्टर मौजूद है, तो यहाँ पर क्या पावर लॉस हो रही है, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास रेजिस्टर नहीं है मगर फिर भी पावर क्या लॉस हो रही है निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। लेकिन आपको पता है कि हम वोल्टेज और करंट यहाँ RMS लिखते हैं, तो VRMS IRMS। अच्छा, अब अगर ये समझ नहीं आ रहा कि VRMS क्या है और IRMS क्या है, तो इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने VRMS बताया था और IRMS बताया था। मैं फिर बता देता हूँ, VRMS क्या होता है आपके पास, यह आपके पास वो इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है जो कि DC से कंपेयर करके निकाला जा रहा होता है या DC को देख के निकाला जा रहा होता है, DC करंट को देख के। तो मैं एक बार आपको कहूँगा कि VRMS और IRMS के लिए इससे प्रीवियस वाली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने फेस इन फेस, फेस लैग और फेस लीड का कॉन्सेप्ट समझाया था, तो उधर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। वैसे ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए तो मिल जाएगी बोर्ड के पेपर में, मगर इसको एक बार समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ये मैं डायरेक्ट बोलूँगा शायद इतना अच्छी बात क्लियर ना हो। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। अब छोटा सा न्यूमेरिकल है, कुछ उसके 3-4 फेजेस मतलब 3-4 पार्ट्स हैं, उसको देख के करा देता हूँ, मतलब वो करा देता हूँ तो बात क्लियर हो जाएगी। इन फॉर्मूले को याद रखोगे, सारी बात समझ आई कि क्या इफेक्ट आ रहा है, ग्राफ कैसे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। और ये नॉर्मल एक मैंने इसी करंट का जो ग्राफ है उसे ड्रॉ कर दिया है। चलो इधर से अब आगे चलते हैं।
ताकि फिर हम आगे काम कर लें। अच्छा, ये इसको आगे देख लेते हैं कि आगे ये किस तरह से होगा। ये वाला जो न्यूमेरिकल है एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में भी आ सकता है। इस टाइप के न्यूमेरिकल अक्सर पूछे जाते हैं पेपरों में भी, ठीक है। चलो इसको करते हैं। डेटा, सब चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं तो इसको लिख लेते हैं। गिवन डेटा, जो फॉर्मूले लिखे हैं वो यूज़ होंगे, गिवन डेटा और टू फाइंड, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखो वो कहते हैं आपके पास 200 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी ये जो R की वैल्यू है ये गिवन की है, तो R इज इक्वल टू 200 ओम, सही है। इस कनेक्टेड विथ AC सप्लाई, ये आपके पास AC सप्लाई है, मैंने सारी बातें बता दी हैं। इस AC सप्लाई का जो वोल्टेज है वो है V इज इक्वल टू 36 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? फ्रीक्वेंसी आ रही है 60 हर्ट्ज पे आ रही है आपके पास। कैलकुलेट, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है ये दिया हुआ है। सबसे पहला वाला पार्ट देखो, सबसे पहले वाले पार्ट में जो करंट फ्लो कर रहा है, जो I फ्लो कर रहा है सर्किट से, वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है I, पार्ट 1 I कैलकुलेट करना है। पार्ट 2 पावर डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर्स, जो इस रेजिस्टर से पावर डेसिपेट हो रही है ये निकालना है, ठीक है। तीसरा देख लो, ऑल्सो राइट इक्वेशन, इक्वेशन लिखनी है किसके लिए? करंट के लिए और वोल्टेज के लिए, यानी आपने करंट के लिए और वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिखनी है किसमें? AC में। AC इक्वेशंस ऑफ करंट एंड वोल्टेज पढ़ाई थी ना, वो लिखनी है, ठीक है। वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब आप कंफ्यूज हो रहोगे सर ये चक्कर क्या है? ये आपके पास असल में है I0, कंफ्यूज नहीं होना इसको लेके, क्योंकि आगे मैं इसको ये पुट करूँगा, ठीक है। और ये आपको दे दिया है इन्होंने V0, ठीक है। अब बोलोगे ये लिखी भी नहीं है बात। देखो, मैक्सिमम वोल्टेज जो आ रहा होगा वो V0 ही आ रहा होगा ना, मैक्सिमम वोल्टेज तो V0 होता है ना हमारे पास, जो कि ये सोर्स दे रहा होगा हमें। अब सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? I0 के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? देखो ये फॉर्मूला आपके पास, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो I इज इक्वल टू I0 कह लो चाहो तो, I0 इज इक्वल टू V अपॉन R, V0 R साइन ओमेगा टी। अब ज़रा मेरी बात सुनो, क्या आपको ये पता है कि ओमेगा और टी क्या है? ओमेगा और टी का कैलकुलेट हुआ है आपके पास? ओमेगा और टी को कैलकुलेट करने का कोई तरीका समझ में आ रहा है आपको? नहीं, आपको नहीं आ रहा। आपको मैक्सिमम रखना पड़ेगा। क्या करना है? मैक्सिमम चाहिए। मैंने देखो इसे I0 कहा ना, और मैंने बताया था ना I0 मैक्सिमम कब आएगा? I0 मैक्सिमम जब आएगा जब ओमेगा, ये ओमेगा और टी इक्वल टू 1 आ जाए, ठीक है। तो इसे I कह लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। I कह लो, I0 कह लो, क्योंकि देखो आपका I और I0 सेम होता है मैक्सिमम पर, इसीलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो V0 क्या दिया हुआ है? 36, बल्कि I0 ही कह लो ताकि कंफ्यूज ना हो, 36। और बाकी R क्या दिया हुआ है? 200। और साइन ओमेगा टी 1 के बराबर है, मैंने बता दिया क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए। चलो अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल, क्योंकि आपकी बुक में मिस्टेकें भी आ जाती है ना, तो इसलिए मैं बुक वाला आंसर नहीं रखूँगा, अपना खुद जनरेट करूँगा। I0 इज इक्वल टू 0.18 एम्पेयर ही रहेगा करंट का यूनिट, वो तो चेंज नहीं होना। ये पार्ट 1 हो गया। नाउ वी आर डूइंग पार्ट 2। तो पार्ट 2 क्या है आपके पास? पार्ट 2 में आपको उन्होंने कहा था कि पावर निकालना। पावर का फॉर्मूला क्या बताया? P इज इक्वल टू VI, ठीक है, VRMS IRMS, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर होगी यहाँ, तो V की क्या वैल्यू है? 36। देखो 36, I की क्या वैल्यू है? 0.18। तो द आंसर इज, अगेन कैलकुलेट कर लो, 36 मल्टीप्लाई 0.18, द आंसर इज 6.48 वाट। जी ये वाट है, ठीक है। इसको आप कंपेयर भी कर सकते हो अपने आंसर से, तो बिल्कुल ठीक आ रही है पावर 6.48। अच्छा, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि हमें पार्ट 3 में इक्वेशंस लिखनी है। ये है आपके पास इक्वेशन,
तो V की इक्वेशन क्या होगी, वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी, V नॉट साइन ओमेगा टी। साइन को मैं सिम लिख रहा हूँ इतनी देर से। देखो V नॉट पता है 36 है, तो 36 साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन हो गई वोल्टेज के लिए। बस जस्ट V नॉट पता है तो पुट कर दो ना, मसला क्या है। और उसके बाद आपके पास I के लिए लिख लेते हैं, तो I नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या है, आई नॉट आपने निकाला 0.18 साइन ओमेगा टी। दिस इक्वेशन फॉर करंट, दिस इक्वेशन फॉर वोल्टेज, दिस इक्वेशन फॉर करंट। आई होप यू आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड। सही, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड। तो कुछ ना समझ में आप पूछ सकते हो। सोल्यूशन कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था इसलिए छोटा छोटा करके लिख दिया। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, इन्होंने ना ओमेगा टी की जगह फ्रीक्वेंसी को पुट किया है। अच्छा, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2πf। अब ये कैसे ड्राइव हुआ था मैंने पीछे बताया था, याद होगा आपको। अब मैं इसको ड्राइव करके नहीं दिखाऊंगा, यहाँ अगर ड्राइव करना है तो ये देखो, थीटा अपॉन टी होता है, 1/t क्या होता है, और 2π किसके बराबर होता है, एक सर्कल के लिए, एक साइकिल के लिए। थीटा बराबर हो जाता है 2π के एक साइकिल के लिए, और f, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और ये पाई और f क्या है 60। अब बस टाइम की वैल्यू आपको पता चल जाए तो आप निकाल सकते हो कि किस पॉइंट पर क्या करंट आएगा आपके पास, ठीक है। ज़रा इसको कर लो आपस में सॉल्व। तो एक मिनट, ज़रा मैं इसको आपस में सॉल्व कर लूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 60, द आंसर इज 376, ठीक है। बाकी काम नमाज के बाद। तो स्टूडेंट अब आगे ज़रा करते हैं मूव। तो देखो अब आपके पास ओमेगा आ चुका है ना, तो वोल्टेज के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, V इज इक्वल टू 36 साइन 376 टी, और इसीलिए करंट की भी क्या बन जाएगी 0.18, देखो ये रही, साइन 376 टी। जस्ट बस टाइम बता दो कि टाइम क्या है, वो इक्वेशन बता दी मैंने, जस्ट टाइम बता दो। अगर इस तरह से वो इक्वेशन होती, वो ग्राफ होता, तो टाइम बता दो, आपको पता चल जाएगा कि क्या वोल्टेज या क्या करंट आ रहा है उस खास पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर टाइम 0 रखूँ, देखो यहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पर हूँ, टाइम 0 रखूँ तो करंट और वोल्टेज 0, यहाँ पर टाइम रखूँ तो वो मैक्सिमम जो भी बनता होगा बनेगा। तो आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी, मैंने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ ना समझ में आप पूछ लेना, मैं गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।